चले जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला सवाल हमने देखना है वो हमारे पास ऑटम 22 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है। वो हमारे पास ऑटम 22 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है। इस सवाल में भी हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। दो सवाल हम बैलेंस शीट के देखेंगे, दो सवाल हम पीएनएल के देखेंगे। कहता है फॉलोइंग आर दी समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हेप्टागन लिमिटेड एंड इलिप्स लिमिटेड एज एट 30 जून 2022। हमारे पास दो कंपनीज की बैलेंस शीट अवेलेबल है, हेप्टागन एंड इलिप्स। 30 जून 2022 हमारा ईयर एंड है, यानी कि 1 जुलाई 21 से 30 जून 2022। बैलेंस शीट में हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन ऑक्टागन लिमिटेड एट कॉस्ट। ये सब्सिडी की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कोई और इन्वेस्टमेंट है ऑक्टागन। इन्वेंट्रीज, अदर करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और लायबिलिटीज। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और रिक्वायरमेंट में कहता है कि प्रिपेयर एचएल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2022। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2022 एचएल एक्वायर्ड 60% शेयर होल्डिंग इन ईएल। अगेन हमारा ईयर एंड जैन टू दिसंबर नहीं, जुलाई टू जून है, और हमने 1 जनवरी 2022 में सब्सिडी एक्वायर की है, यानी कि मिड ईयर एक्विजिशन है। On 1 January 2022, HL acquired 60% shareholding in EL at the following consideration, which has not been recorded in HL books. ये बात अगर आपका एग्जामिनर ना भी लिखे ना, तो भी इस बैलेंस शीट से देखकर ये बात समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट पे इन्वेस्टमेंट इन ऑक्टागन आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इन इलिप्स लिमिटेड आ ही नहीं रहा। लेकिन ये तो आपका एग्जामिनर अच्छा है कि इसने यहाँ पे लिख दिया कि हमने ये कंसिडरेशन रिकॉर्ड नहीं किया। क्या है सर? 1 share in HL given for every 3 shares in EL. At acquisition date, the fair value of HL and EL shares were 54 and 17 respectively. अच्छा, एक चीज यहाँ सुनिएगा। हमें मालूम है कि अगर हम सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए अपनी ही कंपनी के शेयर इशू करते हैं, तो हम कंसिडरेशन कैलकुलेट करते वक्त अपनी कंपनी के शेयर्स की फेयर वैल्यू लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जामिनर ने हमारी कंपनी के शेयर भी बताया, उनकी कंपनी के शेयर की वैल्यू भी बताई है, लेकिन हमारे लिए रेलिवेंट क्या है? 54 अपनी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू। एक सवाल मुझे ये याद नहीं है कि कैफ में पूछा था या फाइनल में पूछा था। उसमें एग्जामिनर ने कहा कि पेरेंट ने सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए पेरेंट ने अपनी कंपनी के शेयर्स इशू किए। पेरेंट की शेयर्स की फेयर वैल्यू ये है, सब्सिडी के शेयर्स की फेयर वैल्यू ये है, और उसके नीचे एक लाइन लिख दी कि द फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी शेयर इज मोर रिलायबल देन द फेयर वैल्यू ऑफ द पेरेंट शेयर। हमें पेरेंट के शेयर की वैल्यू भी दी, सब्सिडरी के शेयर की वैल्यू भी दी, और एक लाइन डाल दी, द फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी शेयर, the fair value of subsidiary share is more reliable than the fair value of parent share. अब यहां हम कंसिडरेशन कैलकुलेट करते वक्त पेरेंट के शेयर्स की फेयर वैल्यू नहीं लेंगे, यहाँ पे हम सब्सिडरी के शेयर्स की ही फेयर वैल्यू लेंगे। जैसे IAS 16 में हम करते थे ना, कि जब हम एक्सचेंज में प्रोसीड करते थे तो हम देखते थे कि जाने वाले एसेट्स की फेयर वैल्यू अवेलेबल है, अगर जाने वाले एसेट्स की फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो तो फिर आने वाले एसेट्स की फेयर वैल्यू देख लो। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि अगर एक लाइन लिख दे कि पेरेंट की शेयर की फेयर वैल्यू इतनी रिलायबल नहीं है जितनी सब्सिडरी की है, तो फिर आप सब्सिडरी के शेयर्स की वैल्यू की बेसिस पे कंसिडरेशन कैलकुलेट करोगे। आगे कहता है कैश पेमेंट ऑफ 5 पर शेयर, कैश पेमेंट ऑफ 5 पर शेयर शैल बी पेड आफ्टर 2 years provided that profit of EL exceed a certain benchmark. The fair value of this conditional payment at acquisition date was estimated at 143 and this has increased to 150 on 30 जून 2022। अब ये डेफर्ड कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन सर ये तो 2 साल के बाद पे करना है। यस, 2 साल के बाद पे करना है, लेकिन सब्जेक्ट टू सम बेंचमार्क है ना, तो ये कंटेंजेंट कंसिडरेशन है। एक्विजिशन डेट में हम इसे 143 पे लेंगे, लेकिन ईयर एंड पे हम इसे 150 पे रिवैल्यू करेंगे, रीमेजर करेंगे, और 143 और 150 का जो डिफरेंशियल है वो हमारा गेन और लॉस ग्रुप रिजर्व्स में चला जाएगा, सब्सिडी की वर्किंग में नहीं, ग्रुप रिजर्व्स में चला जाएगा। फिर आगे कहता है एट एक्विजिशन डेट EL retained earnings were 300 million and carrying value of the net assets were equal to their fair value except land which had carried at 750 million। कह रहे सब्सिडरी के नेट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू बराबर है सिवाय एक लैंड के जिसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, 50 मिलियन। द लैंड हैड अ फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज ऑफ 80 मिलियन एंड 70 मिलियन रिस्पेक्टिवली। इस लैंड की फेयर वैल्यू 80 मिलियन, वैल्यू इन यूज है 70 मिलियन। The group follow cost model for subsequent measurement of all property, plant and equipment.
और ग्रुप जो है कॉस्ट मॉडल फॉलो करता है, ग्रुप जो है वो कॉस्ट मॉडल फॉलो करता है। अब चूंकि ग्रुप कॉस्ट मॉडल फॉलो करता है, तो मैं इसे 50 पे रिकॉर्ड करूं या 80 पे रिकॉर्ड करूं? सर मैं 80 पे रिकॉर्ड एक्विजिशन डेट पे तो फेयर वैल्यू भी रिकॉर्ड होगा। एक्विजिशन की डेट की फेयर वैल्यू आपके लिए एक तरीके से कॉस्ट बन सकती। अच्छा फिर इसने हमें इसकी वैल्यू न्यूज भी बताई है, ईयर एंड पे जाके, सॉरी एक्विजिशन डेट पे भी इन्होंने वैल्यू न्यूज भी बताई है। इसका क्या करेंगे? सर कुछ भी नहीं करेंगे। ऑन 1 जनवरी 2022, अच्छा इन केस इसी में तो मैं ये कहता कि 30 जून 22 पे ईयर एंड पे इसकी वैल्यू न्यूज है 30 रुपए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 50 रुपए। ईयर एंड पे, ईयर एंड पे इसकी वैल्यू न्यूज है 30 रुपए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 50 रुपए, और कॉस्ट मॉडल फॉलो हो रहा है। फिर मैं कुछ करता, देखो एक्विजिशन डेट पे तो 80 पे ही रिकॉर्ड होगा, इस पे तो मेरा और आपका ईमान है। ईयर एंड पे वो कहता है कि कॉस्ट मॉडल फॉलो होगा, लेकिन ईयर एंड पे इस लैंड की वैल्यू न्यूज है 30 और फेवरेज कॉस्ट सेल है 50। अब मैं कुछ करता सर, अब आप इस लैंड के ऊपर इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करते एज पर IS 36। ये कंसोलिडेशन नहीं है। IS 36 में हम अपने एसेट्स को रिकवरेबल अमाउंट पे लेकर आते हैं, अगर उनकी रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम हो। कंसोलिडेशन में आपने इसको 80 पे रिकॉर्ड कर लिया, कैरिंग अमाउंट 80 बन गई। लेकिन ईयर एंड में रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? सर इन दोनों का हायर, रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ वैल्यू न्यूज और फेवरेज कॉस्ट। तो ईयर एंड में मुझे इस लैंड को रिकवरेबल अमाउंट पे लेकर आना पड़ता, और मैं 30 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं 30 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर रिकॉर्ड कर। क्या ये समझ आ पा रहा हूँ मैं आप लोगों को? हाँ सर वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास डेटा है कि सब्सिडरी के पास एक लैंड है 50 मिलियन पे, एक्विजिशन डेट पे इसकी फेयर वैल्यू 80, एक्विजिशन डेट पे इसकी वैल्यू न्यूज है 70। एक्विजिशन डेट पे वैल्यू न्यूज का कोई काम नहीं है, एक्विजिशन डेट पे हम एसेट्स को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि 80 पे लेकर आएंगे। अब मैं आपसे कहता हूं कि एक और बात हो, अगर कि आपको कहे कि हम ग्रुप में कॉस्ट मॉडल चला रहे हैं और ईयर एंड पे हमारी इस लैंड की वैल्यू न्यूज है 30 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट है 50, तो मैं क्या करूंगा? सर जब आपने इसे 80 पे फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज किया डेट ऑफ एक्विजिशन पे, कंसोलिडेशन का काम यहाँ पे पूरा हो गया। लेकिन ईयर एंड पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाकी स्टैंडर्ड्स को तो फॉलो करेंगे ना, IS 36 को तो फॉलो करेंगे। IS 36 ये कहता है कि अगर तुम्हारे एसेट की रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है, तो उस एसेट को इंपेयर करके रिकवरेबल अमाउंट पे लेकर आओ। अब कंसोलिडेटेड बुक्स में ये एसेट 80 पे रिकॉर्डेड है, लेकिन ईयर एंड पे इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो गई? 50। रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ वैल्यू न्यूज और फेयर वैल्यू लेस टू। तो ईयर एंड पे मैं इस 80 के एसेट को 50 पे जरूर लेकर आऊंगा, और कंसोलिडेटेड बुक्स में इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करूंगा। यस, अगर एग्रीकल्चर लैंड डेप्रिशिएबल एसेट है तो डेप्रिशिएट होगा। अच्छा अगर फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहा होता ग्रुप, इसी एग्जांपल में अगर ग्रुप फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहा होता, तो फिर मैं ईयर एंड पे वैल्यू न्यूज नहीं देखता, फिर मैं ईयर एंड पे इससे फेयर वैल्यू 50 पे लेकर आता। फिर मैं ईयर एंड पे इससे फेयर वैल्यू 50, अगर ये 50 की जगह 150 होता, तो फिर 80 से 150 पे लेकर आता। सही है। आगे कहता है ऑन फर्स्ट, हाँ नहीं, सब्सिडी की नेट एसेट्स की बात करें, क्योंकि सब्सिडी की लैंड पे इंपेयरमेंट आ रही। ऑन 1 जनवरी 2022 साल के मिड में एचएल, एचएल कौन है सर? पेरेंट। पेरेंट परचेज्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 30 years फॉर 600 million and rented out to EL on the same date for 4 million per month till 31 दिसंबर 2022। सर 1 जनवरी 2022 पे पेरेंट ने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी जिस यूजफुल लाइफ 30 साल है, 600 मिलियन की खरीदी, और सब्सिडी को रेंट आउट कर दिया, और 4 मिलियन का मंथली रेंट है, 31 दिसंबर 22 तक ये रेंट एग्रीमेंट है। The property was carried in HL book at fair value of 650 million on 30 जून 2022। साल के आखिर में, चूंकि ये पेरेंट के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है,
तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम 650 की फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं। रेंट फॉर द मंथ ऑफ जून 22 वॉज अनपेड, ये हमारे पास एक रिसीवेबल पेबल है। अब इस एडजस्टमेंट में पेरेंट ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, सब्सिडी को रेंट आउट कर दी। पेरेंट के सेपरेट फाइनेंशियल्स की पर्सपेक्टिव से ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो IAS 40 के हिसाब से हमने फेयर वैल्यू मॉडल पर रख दिया। लेकिन अगर तुम ग्रुप पर्सपेक्टिव से देखो, तो ग्रुप में तो पेरेंट और सब्सिडी एक कंपनी बन जाती है, यानी कि ये एक कंपनी अपनी प्रॉपर्टी खुद ही इस्तेमाल कर रही है। तो यानी कि ग्रुप पर्सपेक्टिव से ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, ग्रुप पर्सपेक्टिव से ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है। और चूंकि ये ग्रुप पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, तो ये IAS 40 के हिसाब से फेयर वैल्यू पे नहीं जाएगी, बल्कि 30 साल की लाइफ में हम इसे डेप्रिशिएट कर रहे हैं। एक और चीज, 4 मिलियन का पर मंथ रेंट है। 1 जनवरी 22 से लेकर हमारा ईयर एंड 30 जून, यानी कि 6 महीनों का कितना, 24 मिलियन का रेंट है। 24 मिलियन का रेंट, सब्सिडरी के पास रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ हुआ है, पेरेंट के पास रेंट इनकम रिकॉर्ड हुआ हुआ है। इसका क्या करूंगा सर? इसका कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए, ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसका बैलेंस शीट में एक अलग इंपैक्ट होता है, पीनल में एक अलग इंपैक्ट होता है। जो रियलाइज्ड गेन होते हैं ना, ये रेंट रियलाइज इनकम है। ये बैलेंस शीट बनाते वक्त आप कुछ भी नहीं करेंगे, ना आप सब्सिडी की बुक से रेंट एक्सपेंस रिवर्स करेंगे, ना पेरेंट की बुक से रेंट इनकम रिवर्स करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंसोलिडेटेड पीनल बना रहे होते, तो फिर आप रेंट एक्सपेंस रेंट इनकम दोनों को शो ना करते, जीरो कर देते। बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं करना, एक जगह रेंट एक्सपेंस है, एक जगह रेंट इनकम। पीएनएल बनाते वक्त रेंट एक्सपेंस रेंट इनकम दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब ये तो एक रेंट है ना, आपको वो इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट दे, आपको वो मैनेजमेंट फी की एडजस्टमेंट दे, तो इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट, मैनेजमेंट फी की एडजस्टमेंट या रेंट की एडजस्टमेंट दे। बैलेंस शीट के सवालों में ये एक्सपेंस और इनकम रियलाइज हो चुकी है, कुछ भी नहीं करना। लेकिन पीएनएल के मुंह पे, पीएनएल के फेस पे तुम ये इनकम और एक्सपेंस को शो नहीं करो। जो अनपेड है वो रिसीवेबल पेबल नॉक ऑफ होगा 4-4 मिलियन का। पॉइंट नंबर 4 में कहता है, an impairment test carried out at 30 June 2022 indicated that goodwill of EL has been impaired by 15 million. The management believes that impairment arise due to temporary adverse economic condition. कह रहे 15 मिलियन का सीधा सीधा इम्पेयरमेंट का नंबर है, लेकिन मैनेजमेंट ये कह रही है टेम्पररी है। क्या करेंगे सर? गुडविल तो इम्पेयर हो जाए तो वो तो रिवर्सल अलाउ ही नहीं है, भले टेम्पररी रीजन की वजह से है, वो आपका इम्पेयर होगा ही होगा। ऑन 1 जुलाई 21, यानी कि साल के पहले दिन, ऑन 1 जुलाई 21, HL acquired 6 million shares representing 30% shareholding in Octagon Limited. On that date, fair value of each share was 16 per share. सर, बैलेंस शीट पे भी एक अमाउंट आ रही थी 100 की कॉस्ट। एक्विजिशन रेट पे आपने 6 मिलियन शेयर्स एक्वायर किए, ऑक्टागॉन लिमिटेड के 16 रुपए की इसकी फेयर वैल्यू थी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2022, ऑक्टागॉन रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 60 मिलियन एंड पेड टोटल डिविडेंड ऑफ 30 मिलियन। अच्छा, डिविडेंड के लफ्जों में ना अंग्रेजी पे ध्यान दिया करें, कभी वो टोटल डिविडेंड लिख देता है, कभी भी वो डिविडेंड टू पेरेंट लिख देता है। तो अगर डिविडेंड टू पेरेंट है ना, तो उसमें शेयर होल्डिंग अप्लाई नहीं करना, लेकिन अगर टोटल डिविडेंड है तो उसमें पेरेंट की शेयर होल्डिंग मल्टीप्लाई होगी। HL रिकॉर्डेड द शेयर ऑफ ओएल डिविडेंड एज अदर इनकम, हमने इस डिविडेंड को अदर इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया है। तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग को रिवर्स कर देंगे, इक्विटी अकाउंटिंग को अप्लाई करेंगे। फिर कहता है, ड्यूरिंग द ईयर OL is our associate, OL made sales of 50 million to HL is our parent। एसोसिएट ने पेरेंट को 50 मिलियन की सेल की है, 20% above cost, 20% मार्कअप पे। 60% of these goods were sold by HL during the year, and as at 30 June 2022, OL had receivable with HL of 25 million। सर, एसोसिएट ने पेरेंट को 50 मिलियन की गुड्स सेल किए 20% मार्कअप पे, 60% गुड्स बेच दिए गए, यानी कि अनसोल्ड कितना है 40%। अनसोल्ड गुड्स पे जो गेन है, सब्सिडरी के केस में हम पूरा गेन रिवर्स करते हैं, लेकिन एसोसिएट के केस में हम पूरा गेन रिवर्स नहीं करेंगे। हम गेन में से भी, हम अनरियलाइज गेन में से भी जो पेरेंट की शेयर होल्डिंग है उतना गेन रिवर्स करेंगे, और दूसरी तरफ पेरेंट की इन्वेंट्रीज कम हो जाएगी। सर दोबारा रिपीट करें, देखिए
जब पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान कोई इंटरकंपनी सेल्स हो ना, जब पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान कोई इंटरकंपनी सेल्स हो, तो आप पूरा अनरियलाइज गेन, पूरा अनरियलाइज गेन सेलिंग कंपनी के रिटेन अर्निंग से कम कर देते हो, बाइंग कंपनी की इन्वेंट्री से कम कर देते हो। लेकिन अगर पेरेंट और एसोसिएट के दरमियान कोई ट्रांजेक्शन है, एसोसिएट इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप, तो पेरेंट और एसोसिएट के रिलेशनशिप में अनरियलाइज गेन में जो पेरेंट का हिस्सा है, पूरा अनरियलाइज गेन नहीं, अनरियलाइज गेन में पेरेंट का जो हिस्सा है सिर्फ वो रिवर्स होगा। सेलिंग एंटिटी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, बाइंग एंटिटी की इन्वेंट्री कम हो जाएगी। क्लियर है? अप्लाई भी करूंगा तो और समझ आता है। और फिर कहता है कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को हमने फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, लेकिन एनसीआई की फेयर वैल्यू नहीं दी, एनसीआई की फेयर वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी, लेकिन पहले सवाल में सब्सिडरी के शेयर्स की फेयर वैल्यू दी थी, इसी को मल्टीप्लाई करके एनसीआई के शेयर्स की फेयर वैल्यू हो जाएगी। एक दफा रीड करें इस सवाल को, फिर मैं इसे सॉल्व करवाता हूं। चलिए जी सॉल्व करते सर इस सवाल को। ऑटम 22 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7। तो इस सवाल में हमसे जो मांगा है उसके लिए हम पहला पेज छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट पेज से अपनी वर्किंग से स्टार्ट करेंगे। पहले हम सब्सिडरी हेक्टागॉन लिमिटेड के हवाले से वर्किंग करते हैं। हेप्टागॉन, एक हमारी वर्किंग बनेगी चेंजेस इन नेट एसेट्स, नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग। अच्छा सॉरी, हेप्टागॉन पेरेंट है, सब्सिडी का नाम है एलिप्स। एक हमारी वर्किंग बनेगी गुडविल की, एक हमारी वर्किंग बनेगी एनसीआई की, और एक हम वर्किंग चलाएंगे ग्रुप रिजर्व। सर पॉइंट नंबर 1, पहले तो हमें बताया 30 जून हमारा ईयर एंड है, 1 जुलाई इक्कीस से 30 जून 2022। 1 जनवरी 22 पे हमने 60% शेयर होल्डिंग अक्वायर की है, तो पेरेंट के पास 60% है, एनसीआई के पास 40% है। फिर पॉइंट नंबर 1 में बताया कि हमने इसको एक्वायर करने के लिए हर 3 शेयर के बदले एचएल का 1 शेयर दिया है, हर ईएल के 3 शेयर के बदले एचएल का 1 शेयर दिया है, और एचएल के शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 54। तो हमारे पास शेयर्स इन एचएल, सर सब्सिडरी का शेयर कैपिटल है 650, हर शेयर की वैल्यू है 10, तो 65 का 60%, और हर 3 शेयर के बदले हमने 1 शेयर दिया है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/3, और हमारी कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी है? 54, 702। अब देखिए ये जो 702 आया ना, ये आप अपनी कंपनी के शेयर इशू कर रहे हो, इन्होंने तो इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया, इन्होंने तो इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया, जिसका मतलब है ना इन्होंने इन्वेस्टमेंट डेबिट की है, ना इन्होंने शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट किया है। ऐसा ही है, ना इन्होंने इन्वेस्टमेंट डेबिट किया है, ना इन्होंने शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी कंपनी के कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं? 65 मल्टीप्लाई बाय 60% मल्टीप्लाई बाय 1/3, कितना? 30, 30।
हम अपनी के 13 मिलियन शेयर्स इशू कर रहे हैं, च्यवन की प्राइस पे तो ये 702 आया। तो इसका मतलब है कि 130 से हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, और 702 माइनस 130 572, इससे हमारा शेयर प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। भाई अगर मैं अपनी कंपनी के शेयर दे रहा हूँ तो इन्वेस्टमेंट डेबिट किया होगा, तो क्रेडिट भी तो कुछ करूंगा। क्रेडिट क्या करूंगा? शेयर कैपिटल 130 से, शेयर प्रीमियम 572 से। तो शेयर्स इन एचएल, क्योंकि एचएल की शेयर्स तो शो हो रहे हैं। हाँ, क्या रियल सब्सिडरी है? सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए हम अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं।